हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शानिंग जो घर पर आती है तो पहले से ही योहांग ने खाना बना लिया था, तो वो उसे कहने लगते है कि अभी तुम्हारा हाथ ठीक से सही भी नहीं हुआ तो तुम्हें खाना नहीं बनाना चाहिए। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा हाथ ठीक हो गया है। अब ये भी इतने मजे का खाना देखकर जल्दी से खाने के लिए बैठ गई थी और कहने लगती है कि तुम्हें क्या पता था कि ये मेरी फेवरेट डिश है। तो वो कहता है कि अचानक से हो गया कि ये तुम्हारी फेवरेट डिश है, वरना मुझे तो नहीं पता था। और उसको और खाना वगैरह देने लगता है। वैसे ही शानिंग को कॉल आती है और वो कॉल उसी पर्सन की होती है जिस पर लोन आया हुआ था। वो उससे सॉरी करने लगता है और थैंक्स करने लगता है क्योंकि अब उसे लोन के पैसे नहीं मांगे जा रहे थे और वो योहांग पर हमला करने की वजह से भी शर्मिंदा हो रहा था। बट शानिंग ने उसे माफ कर दिया था और खुश होकर ये बात जैसे ही कॉल कट होने के बाद योहांग को बताने लगते हैं। पर योहांग उसे कहता है कि मैंने सारी बात सुन ली है। तो वह कहती है कि क्या मेरी मोबाइल से इतनी आवाज बाहर आ रही थी। और भी कहने लगते हैं कि मैनेजर जाओ ने बहुत मेहनत की थी, उनकी मेहनत रंग ले आई है। और उसे भी कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत है, हर मसला सोल्व हो गया है। अब ऐसे हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि मीटिंग में योहांग ने सब लोगों को बुलाया हुआ था और बता रहा होता है कि किन लोगों ने एविडेंस दिए थे। सबसे पहले तो वो मैनेजर जिंग को थैंक्स कह रहा होता और फिर मैनेजर जाओ को भी थैंक्स तो बोलता है। बट वो जैसे ही खुश होने वाला होता है वैसे ही योहांग कहता है कि ये जब कंपनी में हो रहा था तो तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, तुमने इन्फॉर्म नहीं किया, इसी वजह से तुम्हारी पे से 30% डिडक्ट कर दिया जाएगा। जो भी तुम्हें इस साल का बोनस मिलना था उसमें से ये पैसे कट होंगे। मीटिंग में तो कोई नहीं बोलता। अब जैसे ही योहांग अपने ऑफिस में आता है तो उसके पीछे पीछे जाओ भी आ जाता और आकर योहांग से लड़ने लग जाता। कहने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे पता लग गया है कि तुम कभी भी मुझसे खुश नहीं हो सकते, तुम किसी न किसी तरह मुझे फंसा ही देते हो। और वो योहांग की बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता। अब नहीं लड़कर उससे चला जाता है। अब सभी लोग बाहर ड्रिंक करने के लिए आए हुए थे और जाओ उन्हें ड्रिंक करने के लिए लेकर आया हुआ था। पर उन लोगों के साथ बैठकर शानिंग ड्रिंक कर रही होती। वैसे शाहजी को अपनी मॉम की कॉल आती तो वो कॉल सुनने के लिए साइड में चली जाती है और उसकी मॉम पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो बताती है कि मैं कुछ कलीग्स के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए आई हुई हूँ। तो उसकी मॉम बताती है कि तुम्हें पता है ना योहांग की मॉम का आज वेडिंग डे था, तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था। इस टाइम पर यहाँ कर क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता था, चले मैं अभी हॉस्पिटल चली जाती हूँ। ये कहकर बाय करके वापिस से जब उन लोगों के पास आती तो जाओ ने वहाँ पर मैनेजर जिंग को भी डांस करते हुए देख लिया था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता, बाकी सबको भी दिखाने लगता है पर वो भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे होते। वो तो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में डांस करने के लिए आई हुई थी। उन्होंने तो इन लोगों को देखते भी नहीं देखा था, वो तो बस अपना एंजॉय करने में बिजी होते। अब शानिंग ने भी देख लिया था पर उसे जाने की जल्दी होती तो वो बताते है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ चली जाती है। अब उसके जाने के बाद बाकी लोग भी अपना बैठ जाते और दूसरे वाला कुलीग तो कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैनेजर जिंग भी डांस करते हुए इतनी अच्छी लग सकती है। और शानिंग दिखाई जाती है जो योहांग की मॉम के पास हॉस्पिटल पहुंच गई थी, उनसे बैठकर बातें वगैरह कर ही रही होती है। तो इतने में योहांग भी आ जाता और वो जो काम अपनी मॉम का करने लगता तो फौरन से शानिंग उसकी जगह पर करने लगती है। तो योहांग की मॉम कहने लगती है कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का है, वो कभी भी अपने दिल की बातें दूसरों को नहीं कह पाता। कोई भी बात हो, कोई भी लड़ाई हो तो तुम्हें उसे बोल देना चाहिए, फिर वो खुद ही तुम्हें समझा देगा कि उसके दिल में क्या बात है। अगर लड़ाई होती है तो तुम लोगों ने चुप नहीं रहना बल्कि अपने दिल की बात एक दूसरे से निकाल देना करना। अगर चुप रहोगे तो लड़ाई को ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ की मॉम ये सब बातें उसे समझा रही होती है पर वैसे देखते है कि इसके हाथ में तो रिंग भी नहीं है। तो कहने लगती है कि तुम दोनों की शादी हुई और तुम लोगों के हाथ में रिंग भी नहीं है, ये गलत बात है ना। और यहाँ से बोलते है कि बेड के साइड टेबल पर एक ड्रॉर होगा, वहाँ पर 2 रिंग्स है, तो तुमने वो रिंग शानिंग को देनी है। और कहने लगते है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ब्रेसलेट पसंद है कि क्या पसंद है, वरना मैं तुम्हें वो चीज दे देती। तो वो कहती है कि नहीं कोई इशू नहीं है, मुझे जो आप दे रही है मैं उसी में खुश हूँ। तो कहने लगती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम लोगों के साथ ही रहने के लिए आऊंगी। तो कहती है कि हाँ मैं इसी दिन का तो वेट कर रही हूँ। आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आए और मैं भी रूम खाली करके अपने मॉम डैड के घर चले जाऊँ। अब ये बात करते उसे रियलाइज होता है कि उसने ये क्या बोल दिया। तो कहने लगती है कि मतलब मेरा था कि मैं आपके लिए रूम को ठीक वगैरह करूँ जब आपने आना हो। अब ऐसे योहांग उसे बुलाकर बाहर ले आया था और पूछने लगता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें ब्रदर जाओ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने तो इतनी हेल्प की है बट आपको उन्हें निकलने की और उनके पैसे कट होने की धमकी नहीं देनी चाहिए। तो वह कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि ये किसी वजह से किया ना। पर वो तो इस बात को लेकर लड़ रही होती है। अब शानिंग के मॉम डैड भी उन्हें देख लेते हैं, फिक्र होने लगती है कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं इस तरह। बट शानिंग की मॉम कहती है कि हमें उनके मामले में इस तरह नहीं जाना चाहिए, अगर वो लड़ रहे हैं तो उन्हें लड़ने दो ना, कपल्स तो वैसे भी लड़ते होते हैं तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। बट लड़ने के बाद एक साइड पर चला जाता है तो दूसरा दूसरी साइड पर चला जाता है। ये देखकर शानिंग के डैड कहने लगते हैं कि ये क्या बात हुई, अब हम जहाँ पर आए थे वहाँ तक कैसे जाएंगे, एक ईस्ट चला गया तो दूसरा वेस्ट चला गया है। तो कहते हैं कि हम ऊपर हॉस्पिटल आए थे ना तो हमें वहीं पर जाना चाहिए, हमारा यहाँ पर मतलब आने का बस यहाँ की मॉम से मिलना है, हमें क्या लगे कि दोनों है या नहीं है। ये कहकर अपने हस्बैंड को अपने साथ ले आते हैं और यहाँ की मॉम के साथ बैठकर बातें वगैरह करी होती है। तो वो कहने लगती है कि शादी इतनी जल्दी में हुई कि मैं आपसे मिल भी नहीं पाई। तो वो कहती है कि इतना भी अब टाइम नहीं गुजरा, अब हमने एक दूसरे को जान लिया तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी योहांग के बारे में उन्हें बताने लगते हैं कि वो इंट्रोवर्ट सा इंसान है, तो आपको अगर उस किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दे। तो कहते हैं कि नहीं वो बहुत ही नाइस पर्सन है, हमें उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, आप परेशान ना हो। तो वो ये बात भी बता देती है कि मुझे शानिंग की बातों से लगा है कि वो दोनों अभी भी अलग रूम में सोते हैं। अब ये बात सुनकर तो उसके मॉम डैड भी परेशान हो
जाते हैं कि इनकी तो शादी हो चुकी है तो अलग रूम में क्यों सो रहे हैं, क्या लड़ाई इतनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। अब शाओनिंग जो अपने मॉम डैड के साथ आ गई थी और उनके साथ ही बैठकर खाना खा रही होती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम हमारे पास क्यों नहीं रुक जाते, वो भी फौरन से मान जाती है कि हाँ क्यों नहीं, जबकि शाओनिंग के डैड कहने लगते हैं कि नहीं इसे नहीं रुकना चाहिए, पर उनकी वाइफ भी उन्हें चुप करवा लेती है। अब शाओनिंग तो छोटा सा नैप ले रही होती है और उसके मॉम डैड अपनी चीजों को सेट कर रहे होते हैं और साथ में शाओनिंग को लेकर बात भी कर रहे होते हैं। और इधर योहांग दिखाया जाता है जो काफी परेशान होता है काम को लेकर और शाओनिंग को भी लेकर कि किस तरह वो उसे लड़कर चली गई है। और इधर शाओनिंग जो अपने मॉम डैड के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है, उनके साथ गॉसिप करने के लिए आई हुई थी। और जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो योहांग भी अपनी कार से बैठकर उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। और शाओनिंग भी घर पर आने के बाद जब खाना खा रही होती तो उसे भी योहांग की याद आ रही होती है कि किस तरह लास्ट टाइम उसने यहाँ पर उसे खाना दिया था बट उसने उसके खाने को इग्नोर कर दिया था। अब याद तो ये भी उसे कर रही थी पर बस दिखाना नहीं चाहती थी। और योहांग भी उसकी फ्रेंड वे को बुला लेता है और वे खाने वगैरह को देखकर कहने लगती है कि तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते, तो वह कहता है कि मैं तुम्हें कोई रिश्वत वगैरह नहीं दे रहा हूँ, बस मैं तो जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी फ्रेंड के माइंड में क्या चल रहा है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जाओ को लेकर मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही है, वो तो बाहर का पर्सन है ना। तो वे कहने लगती है कि अभी भी तुम समझ नहीं पाए हो, उसे जाओ से मतलब नहीं है, उसे तुम्हारी पर्सनैलिटी से है कि तुम इस तरह के ना बन जाओ जैसे तुम अभी बिहेव कर रहे हो। वो बस तुम्हें चेंज करना चाहती है, वो तुम्हें चाहती है कि तुम काइंड रहकर बात कर सकते हो, इस तरह लड़ने की क्या जरूरत है, प्यार से भी बहुत से काम हो सकते हैं ना। वो भी अपनी मेहनत कर रहा था, बस शाओ को इसी वजह से गुस्सा है। अब ये इसकी बात तो समझ आता है बट वे तो बात बताते हुए साथ में खाने भी लगती। तो वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये तुम्हें रिश्वत जैसा लग रहा है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस अपनी फ्रेंड के रिलेशनशिप में हेल्प कर रही हूँ और तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब मैं तो ये खा सकती हूँ। और इधर शाओनिंग दिखाई जाती है जो अपनी मॉम के साथ बैठकर उनकी वेडिंग फोटोज देख रही होती है और उसकी मॉम बताती है कि हमारी भी काफी जल्दी में शादी हो गई थी, तुम्हारे डैड और मेरी तो टाइमिंग की सेम नहीं होती थी, कभी भी सुबह का नाश्ता हमने साथ में नहीं किया था। 6 महीनों तक ऐसा चलता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एक दूसरे की आदत होने लगी। हमारी बहुत सी लड़ाइयाँ चलती थी पर हम लाइफ के उस मोड़ पर थे जहाँ पर हमें एक दूसरे को समझना होगा और फिर हमने एक दूसरे को समझ भी लिया। देखो हम तुम्हारे सामने हैं, जब लड़ाई हो जाती है तो या तो लड़ाई को ठीक करने की कोशिश करो, अगर पता है कि हमारा कुछ भी ठीक नहीं हो सकता या वापिस से लड़ाई हो सकती है तो छोड़ भी सकते हो। तो वो कहती है कि क्या मॉम मैं छोड़ सकती हूँ, तो कहती है कि हाँ कोई इशू नहीं है, अगर तुम्हारा माइंड कहता है कि तुम छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी स्पॉट है, तुम जैसा करना चाहोगी वैसा कर सकती हो, तुम पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तुमने अगर शादी कर लिया तो क्या हुआ, शादी करने के बाद क्या इंसान का माइंड चेंज नहीं होता, क्या किसी को छोड़ नहीं सकता, पर ये फैसला करने से पहले काफी बार सोचना कि तुम उसके बगैर रह भी पाओगी या नहीं रह पाओगी। ये बात सुनने के बाद तो शाओनिंग चुप सी हो जाती और फिर सोने के लिए भी लेट गई थी। और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शाओनिंग जब उठकर बाहर आते तो उसके डैड फिश से बातें कर रहे होते, तो ये भी आकर बातों को सुनने लगते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि इस फिश को बाकी फिशेस टैंक में मारती थी, इसी वजह से इसको मैंने निकाल कर बाहर सेपरेट कर दिया, बट तुम्हारी मॉम बाकी सबको खाना दे देती है पर इसको खाना देना भूल जाती, कितना गलत हो रहा है ना इसके साथ। और फिर तुम्हारी मॉम ये भी कहती है कि मैं इस फिश को किसी को दे दूंगी, पर मैं नहीं चाहता कि मैं इस फिश को किसी को दूं, तो तुम ऐसा करो ना, इस फिश को अपने साथ अपने घर पर ले जाना। तो वो कहने लगती है कि मैं अपने घर पर ले जाऊं, तो वो कहता है कि हाँ तुम क्या लेकर नहीं जा सकती, तो शाओनिंग कहती है कि नहीं मैं ले जाऊंगी। तो उसके डैड तो उसे फौरन से देने लगते हैं कि तुम्हें अभी लेकर जाना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि डैड रुक जाए ना, मैंने जब जाना होगा मैं ले जाऊंगी, पर उसके डैड तो रुकने का नाम ही नहीं लेते बल्कि उसको फिश बाउल देकर घर से ही भेज देते हैं। और इतने में पीछे से उसकी मॉम भी आ जाती है और कहने लगती है कि मैं फिश के लिए खाना लेकर आई थी, तुमने फिश को कहाँ भेज दिया। तो वो कहने लगते हैं कि फिश को जहाँ पर जाना चाहिए था मैंने वहीं पर भेजा है। तो पता लगता है कि असल में शाओनिंग के डैड ने उसे झूठ बोला, तो उसकी मॉम तो फिश को खाना देना भूलती ही नहीं थी, बल्कि वो तो उस टाइम पर उसका खाना लेने के लिए गई हुई थी। अब शाओनिंग भी जब फिश बाउल लेकर बाहर आती है तो उसका सामना योहांग से होता है। योहांग उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो क्या हम बात कर सकते हैं। तो वो कहती है कि मैं घर पर ये फिश लेकर जा रही हूँ, तो घर पर जाने के बाद ही हम बात करेंगे। तो वो भी उसे फिश बाउल ले लेता और उसको साथ में लेकर जाने लगता है। अब उसके मॉम डैड भी ऊपर से खड़े होकर इन्हें जाते हुए देख रहे थे और शाओनिंग के डैड कहने लगते हैं कि कभी कभी आपको चीजों को पुश करना पड़ता है ताकि बात ज्यादा ना बढ़े, इसलिए मैंने बस उसे हल्का सा पुश किया। और पहले से योहांग उसका वेट कर रहा था क्योंकि रात में भी वो मुझे कॉल्स करता रहा और मैसेजेस पर बात करता रहा कि शाओनिंग ठीक तो है, उसका मूड ठीक हुआ, और मैं उसको तसल्ली वगैरह देता रहा कि वो ठीक है और जल्दी हम उसे वापस भी भेज देंगे। और वो भी उसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता था, बस मैंने तो उसकी हेल्प कर दी है। तो वो कहने लगती है कि बड़ी बात है, इधर बड़ी प्राइवेट में बातें चल रही थी। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम भी तो अपनी बेटी को रात में लेकर बैठी हुई थी ना, और कहने लगते हैं कि हमें उसके कमरे को संभाल देना चाहिए क्योंकि अपनी वो वापस आने वाली। अब शाओनिंग भी घर पर पहुंचने के बाद योहांग के सामने बैठी हुई थी और उनके बीच में वही वाली उनकी फिश भी होती है। योहांग खुद ही बोल देता है कि टैंक को मैं ही साफ कर दूंगा, फिश के पानी को भी चेंज कर दूंगा। तो वह कहती है कि नहीं ये अगर फिश मेरी है तो मैं इसके सारे काम करूंगी। तो वह कहता है कि नहीं, ये फिश इस घर में आई है तो इसका मतलब ये हमारी फिश हुई, किसी एक पर्सन की फिश ना हुई। तो शाओनिंग उसे पूछने लगती है कि तुम उसे क्या बात करना चाहते थे। तो वो उसे जाओ को लेकर बता देता है कि प्रेसिडेंट ऐसा चाहते थे, वो तो बल्कि चाहते थे कि उसे यहाँ से निकाल ही देना चाहिए, जिस तरह के उसने काम किए हैं उसे उनका साथ नहीं देना चाहिए था। बट फिर भी मैंने प्रेसिडेंट से बात की कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत अच्छे से काम करता है, तो आपको एक चांस तो देना चाहिए। तो ग्रैंडपा कहते
कह देते हैं कि चलो ठीक है, फिर उसकी 30% सैलरी कट कर देना और उससे उसके 5 कस्टमर्स भी ले लेना। तो बस मैंने प्रेसिडेंट का हुक्म माना है, बल्कि मैंने तो उसकी सजा भी कम करवाई और फिर भी तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो कि मैंने जाओ के साथ ऐसा क्यों किया। बल्कि वो तो अपने कस्टमर को भी अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था। एक कस्टमर तो मुझसे लड़ रहा था कि मैं अगर जाओ से मिलने के लिए आया हो तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है। मैंने उसे समझाया कि चलो नेक्स्ट टाइम आओगे तो जाओ तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह मैं हर चीज को संभाल रहा हूँ। तो वह कहती है कि तुमने मुझे एक तरफा बोला था। तो वह कहता है कि हाँ मैं अपने बिहेवियर को भी चेंज करूंगा। तो वह कहती है कि नहीं मैं तो बस रिजल्ट आने का वेट करूंगी। और वो सेम टू सेम योहांग वाली लाइन बोल रही होती जो लाइन इसलिए से बोली थी। तो वो भी अपनी लाइन सुनने के बाद हंसने लगता है। तो वह कहती है कि हंस क्यों रहे हो, तुमने तो ये बात मुझे कही थी ना। तो कहता है कि हाँ अभी क्या लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी रिलेशनशिप से जल्दी गिव अप नहीं करोगी। तो वो कहती है कि रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वैसे भी अभी हमने मैरिज रजिस्टर नहीं करवाई है, तो इसका मतलब अभी भी हम रिलेशनशिप में है। और वैसे भी मैं वैसी पर्सन नहीं हूँ जो जल्दी से किसी भी चीज से गिव अप कर दे। मैं गिव अप नहीं करती इतनी जल्दी। और यही पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।